आज पुनः पहल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नए अध्याय के साथ बात करते हैं। एक्चुअली इस बार कुछ ज़्यादा समय लग गया है, कम से कम 10-15 दिन एक नए वीडियो में जो गैप था वो काफ़ी बढ़ गया है। बहुत से कारण उसके पीछे हैं। पूरा भारत कोरोना के संकट से जूझ रहा है। इस कोरोना के संकट में कोई भी ऐसा रचनात्मक काम करने का न तो किसी का मन कर रहा, न ही कोई उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। सारे लोग परेशान हैं अपने अपने स्तर पर, और उस परेशानी में भी कुछ न कुछ समय निकालना पड़ेगा हम लोगों को, कुछ एकेडमिक बातें कर सकें, कुछ अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकें। उसी का प्रयास एक मैं कर रहा हूँ कि मौलिक अधिकार के एक विस्तृत अध्याय को समाप्त करने के बाद आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मौलिक अधिकार के बाद का जो अध्याय है उसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें उसको कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो शुरुआत करते हैं सीधे इस टॉपिक पर कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं आखिर इसका क्या इम्पोर्टेंस है, संविधान में आखिर ये दिया गया है तो इसको लेकर हमें कितना गंभीर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले DPSP में क्या देखें कि कहाँ हमारे संविधान में कहाँ पाया जाता है। यह हमारे संविधान में भाग 4 में पाया जाता है पूरी तरह। और भाग 4 में इसका भी बहुत विस्तृत आर्टिकल है, 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक का एक विस्तृत अनुच्छेदों के तहत DPSP की बात हम लोग करेंगे। अब DPSP की बात करने से पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका पर हम लोग बात कर लें। खैर, अध्याय के अंत में जब मैं फंडामेंटल राइट्स और DPSP की बात में चर्चा जब हम करेंगे तो हम देखेंगे चर्चा करते समय कि आखिर इसका महत्व क्या है। लेकिन थोड़ी सी पृष्ठभूमि इसकी बना ली जाए, फिर हम सीधे अनुच्छेदों पर आएंगे। पहला चीज़ यह है कि आखिर में DPSP की ज़रूरत क्या थी भारत के संविधान में। अगर इसकी ज़रूरत की अगर हम लोग बात करें तो जब संविधान सभा में बहसें हो रही थी लगातार संविधान के निर्माण को लेकर, तो फंडामेंटल राइट्स, चूँकि इसके पहले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है, 4 भागों में हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है, राज्य के प्रति नकारात्मक है, राज्य के खिलाफ में है। अगर राज्य किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कम करता है, हनन करता है, निलंबित करता है, तो व्यक्ति के पास न्यायपालिका में जाने का ऑप्शन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की, उसमें किसी व्यक्ति को न्यायपालिका में जाने का अधिकार नहीं है कि राज्य ने ऐसा क्यों किया या ऐसा काम क्यों नहीं किया। दूसरा चीज़ में देखें, समझिए इसको कि DPSP क्या है कि राज्यों को एक निर्देश दिया जाता है। अब निर्देश किस तरह का दिया जाता है कि राज्य कम से कम व्यक्तियों के कल्याण के लिए जब अपनी नीतियां बनाएं, उन नीतियों में इन सब बातों का ध्यान रखे। किन बातों का ध्यान रखें? अनुच्छेद 36 से 51 तक की बातों का ध्यान रखें। यही इस पूरे DPSP के अंतर्गत इन सारे अनुच्छेदों की बात करेंगे कि क्या क्या बातों का ध्यान राज्य रखे, किन किन बातों को ध्यान में रखकर राज्य कानून का निर्माण करे। अब आइए, दूसरा चीज़ ये कि हमने 2 चीज़ें समझा। एक तो कि जब फंडामेंटल राइट्स निषेधात्मक होता है राज्य के लिए, तो सारी 36 से 51 तक जब हम बात करेंगे तो हम देख पाएंगे कि सारी बातें लगभग मौलिक अधिकार के करीब की बातें हैं। अगर उस समय संविधान सभा चाहती है तो इनको मौलिक अधिकार में शामिल कर सकती थी। लेकिन समस्या क्या था उस समय कि चूँकि भारत अभी आज़ाद हो रहा था, भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी और राज्यों के प्रति निषेधात्मक होने के कारण ऐसा राज्यों पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती थी संविधान सभा कि इन सब बातों को मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल कर दें। क्योंकि अगर मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया होता तो उसी समय से ये व्यक्ति राज्य के खिलाफ न्यायपालिका में जा सकते थे अगर इन बातों को राज्य नहीं मानता। तो अब देखते हैं कि आखिर में क्या बातें हैं, इतना इम्पोर्टेंट क्या क्या बातें हैं इसमें कि जिन बातों को राज्य को निर्देश दिया गया है संविधान से
कि आप जब अपनी पॉलिसीज बनाइएगा, अपनी नीतियों का निर्धारण करिएगा, तो उन सब चीज़ों में इन सबको शामिल करिएगा। एक एक करके हम जिक्र करेंगे कि अनुच्छेद 36 से 51 तक का मामला क्या क्या है। सबसे पहला एक चीज़ और इसमें एक प्रश्न बनता है कि डीपीएसपी जो है ये हम कहाँ से लिए हैं? ये हम लिए थे आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने लिया था, और इसके पहले 1935 में जो भारत शासन अधिनियम भारत में लागू हुआ था, उसमें भी यह डीपीएसपी उसके दूसरे स्वरूप में लागू था। उसको कहते थे निर्देशों के उपकरण। उसको क्या कहते थे? 35 में जो था यह निर्देशों के उपकरण के रूप में यह लागू था। यही निर्देशों के उपकरण जो है यह क्या होगा बाद में? यह संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल कर लिया गया। अब यहाँ पे दो बातें एकदम प्रश्न आना चाहिए दिमाग में हम लोग के कि आखिर में जब निर्देशों के उपकरण यह जब आयरलैंड के, हम अभी कहते हैं कि डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, फिर हम ये कह रहे हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के निर्देशों के उपकरण को ही हमने हूबहू उठा लिया है, तो फिर यह थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो सकता है कि आयरलैंड के संविधान से फिर कैसे लिया गया है। तो ध्यान रखना होगा हम लोगों को कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी यह आयरलैंड से ही लिया गया था, इसीलिए इसको कहा जाता है कि डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब सीधे हम आते हैं इसके अनुच्छेदों पर कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की बात क्या क्या कहता है, किन किन में नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि इसको फंडामेंटल राइट्स पर वरीयता दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। इन सब एक एक बिंदुओं पर हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहला अनुच्छेद 36 की बात कर लें। 36 की बात कर लें। 36 में क्या दिया है? 36 में दिया है कि राज्य का अर्थ या राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा के जैसे क्या लिखा है? राज्य की परिभाषा में राज्य की परिभाषा लिखा है कि संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 के तहत समझा जाए। मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग याद करिए मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 में ही हमने राज्य को डिफाइन किया था कि राज्य के परिभाषा में क्या क्या शामिल होगा, कौन कौन संस्थाएं आएंगी, राज्य आएगा, कौन कौन क्षेत्र आएंगे, उन सभी चीज़ों का हमने पूरा विस्तृत पिछले वीडियो में इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। तो हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि राज्य का अर्थ वही होगा जो अनुच्छेद 12 में दिया गया हो। अब इस पर प्रश्न बन सकता है, मान लीजिए कि कभी प्रश्न पूछ ले किसी में कि अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का जो संदर्भ है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 के तहत लिया गया है। दूसरा चीज़ हो सकता है कि कभी राज्य की परिभाषा या राज्य के अर्थ पूछ ले और दोनों अनुच्छेद दिया हो हमें 36 और 12, तो किसको टिक मारेंगे, किसको हम सही मानेंगे? तो ध्यान रखिएगा कि 36 भी सही है, लेकिन वहाँ पर अगर 36 के साथ 12 भी दिया है तो निश्चित रूप से 12 सही होगा। क्यों 12 सही होगा? क्योंकि 36 में भी यही बात लिखा गया है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा जो है वही अनुच्छेद 36 कह रहा है, राज्य के अर्थ को बता रहा है। तो पहला चीज़ कि अनुच्छेद 36 में राज्य का अर्थ है और वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें कि अनुच्छेद 37 की बात करते हैं कि 37 में क्या चीज़ है। 37 में क्या होगा कि हाँ देखिए, पहले 36 हो गया, 37 में क्या है कि राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का कर्तव्य क्या होगा कि इन चीज़ों को, इन क्या कहते हैं डीपीएसपी को लागू किया जाए। एक चीज़ और साथ में होगा इसमें कि यह राज्य का कर्तव्य होगा इन नीतियों को, इन अनुच्छेदों को, इन जो दर्शन को क्या करेगा, राज्य अपने नीति निर्देशक जब कोई पॉलिसी बनाएगा तो उसमें इसको लागू करेगा। ये अनुच्छेद 37 बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा है। दूसरा चीज़ ये कह रहा है कि यह वाद युग नहीं होगा, मतलब कि यह न्यायपालिका में नहीं जाने लायक। ऐसा नहीं कि अगर राज्य इन अनुच्छेदों का पालन नहीं करता है तो आप या हम कोई न्यायपालिका चले जाएंगे। यह वाद युग बिल्कुल नहीं होगा। कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीतियाँ बनाते समय सिर्फ ध्यान रखा जाएगा, राज्य को मोरल सपोर्ट है, राज्य माने ना माने राज्य की मर्जी।
इस पर हम कहीं भी न्यायपालिका में नहीं जा सकते। हालांकि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से राज्यों ने, राज्य का मतलब पूरे भारतवर्ष की सीमा के अंदर जब भी कोई कानून बना है उस कानून में निश्चित रूप से इन तत्वों को ध्यान में जरूर रखा गया है। एक एक करके जब हम बात करेंगे तो उन तत्वों का भी हम जिक्र करेंगे कि आखिर उस तत्व क्या क्या हैं, कैसे कैसे तत्वों की हम बात कर रहे हैं। अब आइए एक चीज़ और इसमें अब दूसरा देखा जाए, अनुच्छेद 38 की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 38 की, 38 कहता है, 38 39 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं डीपीएसपी के। कैसे इंपॉर्टेंट एक एक करके समझते हैं। 38 कहता है कि, अगर 38 को हम बात किया जाए, 38 कहता है कि लोक कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि कैसे होगा। लोक कल्याणकारी मतलब लोक कल्याणकारी कार्यों में अभिवृद्धि। राज्य क्या करेगा, लोक कल्याणकारी कार्यों में अभिवृद्धि करेगा। क्या चीज़ का ध्यान रखकर, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, या यूँ कहें कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की स्थापना करने का काम कौन करेगा, यह लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि राज्य करेगा। राज्यों को ध्यान रखना कि राज्यों को ही निर्देश है पूरी तरह निर्देश किसको है, राज्यों को है कि अर्थात राज्य सामाजिक रूप से सामाजिक न्याय की बात करेगा, आर्थिक रूप से आर्थिक न्याय की बात करेगा, राजनीतिक रूप से राजनीतिक न्याय की संकल्पना को फलीभूत करने के लिए अपने नियम कानून बनाने का काम करेगा। अनुच्छेद 38 की बात कर रहा हूँ। इसके बाद एक चीज़ और एक साथ और में एक चीज़ है, और इसमें एक चीज़ और क्या है कि राज्य क्या करेगा, आय की असमानता को लेकर काम करेगा। आय की जो असमानता है उसको कम करेगा। देखेंगे ऐसा नहीं कि कोई आर्थिक रूप से बहुत सशक्त है, कोई बहुत गरीब है जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है, तो जो गैप है, जो आर्थिक रूप से गैप है कई लोगों के बीच में, एक समाज के बीच में, एक व्यवस्था के बीच में, उसको कम करने का काम राज्य करेगा। उसको कम करने का काम राज्य करेगा। और आय की असमानता को कम ही नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, व्यक्तियों की प्रतिष्ठा, व्यक्तियों की सुविधाओं और व्यक्तियों को अवसर की असमानता को भी समाप्त करेगा। मतलब कि प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समानता को लेकर राज्य सबके साथ समान व्यवहार करने का काम करेगा। यह अनुच्छेद 38 पूरी तरह आराम से इसको ऐसी बात करता है कि राज्य को निर्देश देता है कि आप इन बातों पर अपना फोकस करेंगे। अनुच्छेद 38, ये भी इसलिए मैंने कहा कि 38 होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए 38 में क्या है कि लोक कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि करेगा। कैसे करेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना करके, आर्थिक न्याय की स्थापना करके, राजनीतिक न्याय की स्थापना करके। दूसरा क्या करेगा कि राज्य क्या करेगा इसमें कि जो आय की असमानता है, आय का असमान वितरण है, उसको कम करने, उस गैपिंग को पाटने का काम करेगा राज्य, काम करेगा। और सिर्फ उतना ही नहीं करेगा बल्कि प्रतिष्ठा, व्यक्तियों की प्रतिष्ठा, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखेगा, उनको अवसर की समानता को लेकर जो भी बीच में असमानताएं हैं उसको कम करने की ऐसी पॉलिसीज बनाने में इन बातों का वह उल्लेख या जिक्र जरूर करेगा, अनुच्छेद 38 कहता है। अब आते हैं थोड़ा सा सबसे जो इसका 39 को लेकर बड़ा विवाद है और 39 को लेकर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 39 क्या कहता है। अनुच्छेद 39 में कई बातों का जिक्र है। अनुच्छेद 39 में कम से कम 5-6 बातों का जिक्र हम लोग करेंगे। और 5-6 बातें क्या क्या है। पहला चीज़ है 39 का जो ए हिस्सा है वो क्या है। 39 ए कहता है कि स्त्री और पुरुष को समान जीविका के पर्याप्त साधन मुहैया राज्य कराएगा। क्या होगा, पहला कि स्त्री पुरुष को समान जीविका का प्रबंध जो है वो क्या कहते हैं, राज्य इसको सामान्य जीविका की बात, पर्याप्त साधन की व्यवस्था राज्य को कराने का काम या नीतियों में शामिल करने की बात अनुच्छेद 39 ए कहता है। अब आते हैं 39 बी, इसमें एक है बी और सी की जो लेके बात करेंगे। 39 बी सी पर मैं केस की बात करूँगा भी, क्या क्या बातें इसमें हैं। 39 बी कहता है कि भौतिक साधनों का स्वामित्व या नियंत्रण
जो है उसकी जो बीच में असमानता है, वो जो जो 29 जो कहता है कि जो भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण ऐसा हो जिसमें सामूहिक हितों का सर्वोत्तम रूप से उसका उपयोग हो सके, बहुत से लोगों का हित शामिल हो सके। ऐसा नहीं है कि जो स्वामित्व हो, नियंत्रण हो भौतिक साधनों का, वो किसी कुछ लोगों के हाथों में हो। तो राज्य इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी आर्थिक रूप से संकेंद्रण एक व्यक्ति या कुछ एक व्यक्ति के समूह में ना हो पाए, बल्कि उस समूह एक बहुत बड़े समूह को उसका पूरा फायदा मिल सके, उसका लाभ प्राप्त हो सके। राज्य इसका भी ध्यान रखेगा। अब आइए अनुच्छेद सी क्या कहते 39C की जो बात है वो कहता है कि आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के साधन या धन, उसमें ऐसा ना हो कि कोई एक ही व्यक्ति के पास या एक कुछ लोगों के पास उसका संकेंद्रण हो जाए। तो राज्य भी ध्यान रखिएगा कि संकेंद्रण को रोके। दो अनुच्छेद बिल्कुल मिलता जुलता, बी और सी। एक कहता है कि भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक रूप तौर पे होना चाहिए, एक व्यक्ति या एक समूह में नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है कि आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के साधन और पूंजी दोनों पर ऐसा नहीं कि अहितकारी नियंत्रण हो, अहितकारी संकेंद्रण हो जाए। हितकारी संकेंद्रण का अर्थ है कि वह एक समूह के रूप में ना होकर बल्कि बहुत व्यापक लोगों को उसका फायदा, उसका लाभ प्राप्त हो सके। राज्य इन सब चीज़ों का जिक्र करेगा। अभी मैं अनुच्छेद बी और सी पर दोबारा लौट के आता हूँ कि आखिर इसका फंडामेंटल राइट्स को लेकर इसमें झगड़ा क्या है, इसमें विवाद क्या है, इसको लेकर मैं बात करता हूँ। सी, बी और सी हो गया। डी की मैं बात करूंगा, समान कार्य का समान वेतन। जब इसकी डी की बात करेंगे तो क्या होगा, समान काम का कार्य का समान वेतन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 8 घंटे काम कोई पुरुष करता है और 8 घंटे काम कोई महिला करती है तो क्या होगा, ऐसा नहीं कि समाज की जो सोच है, पुरुषवादी मानसिकता है, उसके हिसाब से 8 घंटे पुरुष को 300 रुपया मिले और 8 घंटे काम करने वाली महिला को सिर्फ 200 रुपया मिले। तो कहता है क्या, समान कार्य का समान वेतन की बात भी राज्य इसका ध्यान रखेंगे अपने नियम कानून बनाने में कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो पाए। इसका भी हमें यहाँ ध्यान रखना होगा। 39D कहता है, ई कहता है कि पुरुष स्त्री के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था के संबंध में राज्य हमेशा उसको ध्यान रखेगा कि कहीं महिलाओं की शक्ति, जो महिला शक्ति है, उनका दुरुपयोग ना हो पाए। पुरुषों के जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जो सुकुमारता है वो कहीं किसी कंपनी में किसी ऐसी जगह काम करके उसको नुकसान न पहुँचे, बल्कि उसका कोई दुरुपयोग न कर पाए। इस बात का भी जिक्र 39E कहता है। और 39E में कि ये ध्यान रखना होगा कि महिलाओं के साथ कोई अन्याय ना हो पाए, बच्चों के साथ कोई अन्याय ना हो पाए, उनका दुरुपयोग ना हो पाए, उनकी जो मौलिकता है उसका दुरुपयोग ना हो पाए। इन सब बातों का भी जिक्र अनुच्छेद 39E में है। राज्य इन सब बातों का ध्यान रखता है। याद करिए कि ई के माध्यम से जब राज्य कानून बनाता है कि महिलाएं, चूँकि समान वेतन समान कार्य समान वेतन की बात हम लोग कर चुके हैं, तो जब राज्य कानून बनाता है कि नहीं महिलाएं किसी क्षेत्र में जब काम करेंगी तो इनके साथ हो सकता है उनके साथ कुछ वरीयता सरकार रखे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वरीयता रखने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह महिला शक्ति का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहेगा राज्य। यह हमारे DPSP के अनुच्छेद 39E के माध्यम से कहा गया है। सबसे लास्ट और सबसे अंतिम जो इसका है 39 का जो एफ वाला जो पार्ट है वो क्या है कि वह है कि बालकों को स्वतंत्र गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराना। कैसा, इसका मतलब क्या हुआ कि बालकों को स्वतंत्र गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराना का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा होता है उसको क्या पता, तो राज्य ऐसी पॉलिसीज बनाए कि किसी भी बच्चे के साथ कोई अलग तरीके से व्यवहार न हो, बल्कि स्वतंत्र गरिमामय वातावरण, वो अपना विकास कर सके, खेल कूद सके, जो भी उसकी मौलिक आवश्यकता है उसको पूरा कर सके। राज्य ऐसी पॉलिसीज भी बनाने का काम करेगा जिसमें बच्चों के लिए स्पेशली कोई बात कही जा सकती है। यह अनुच्छेद 39 का ABCDE और F का पार्ट हुआ। यह DPSP का सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं कहूँ कि DPSP का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा 39 ही होगा।
39 होगा। मैं बी और सी पर आने की बात कर रहा था, उसके पहले 39A की मैं बात कर लूँ, जो बाद में जोड़ा गया हमारे मौलिक संविधान में, चूँकि नहीं था बाद में जोड़ा गया। 39A क्या कहता है? जब भी किसी अनुच्छेद में एक कैपिटल ए लग जाए और एक जो है मतलब मूल अनुच्छेद के साथ में, तो ये मान के चलिएगा कि वह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि बाद में उसको ऐड किया गया है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो जब 39A की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब निश्चित रूप से यह भी क्या होगा, मूल संविधान में नहीं रहा होगा, इसको बाद में ऐड किया गया होगा। क्या होगा यह, क्या इसमें जोड़ा गया? राज्य निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता के लिए भी काम करेगा, कि सहायता उपलब्ध कराने का काम करेगा। कि भारत में न्यायपालिका को लेकर बड़ा लोगों में संदेह रहता है कि भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है बड़ा जटिल है, और कुछ ऐसे लोगों को जब न्याय लेना होता है तो वह आज अगर न्याय की अपील करते हैं तो 10-20 साल बाद न्याय प्राप्त हो पाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति न्याय की गुहार लगाता है वो व्यक्ति दुनिया में नहीं रहता, तब उसको न्याय प्राप्त होता है। तो भारत की न्यायपालिका को लेकर बड़ी जटिलताएं हैं और बड़ा कॉस्टली भी है भारत की न्यायपालिका। कारण क्या है उसके पीछे, कि वकील अगर आप देखेंगे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के वकील एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता है, उनकी फीस ही इतनी ज़्यादा होती है। तो इसके लिए स्पेशली राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि आप क्या करेंगे, निःशुल्क रूप से इसी जटिलता, न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता को देखते हुए कि कॉमन व्यक्ति, कॉमन मैन भी न्यायपालिका की प्रक्रिया में अपने आप को सहज और सरल बना सके या महसूस कर सके, इसकी आवश्यकता भी थी। इसलिए यह अनुच्छेद 39A को जोड़ा गया। और यह कब जोड़ा गया? यह 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया। उसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया इसको, और उसको जोड़ा गया। और यह हुआ कि उस समय क्या हुआ था उस समय कि 1987 में संसद ने एक कानून बनाया था, और 1995 में वो कानून क्या हुआ कि वो 1995 में वो जो कानून था एक्ट के रूप में आया, उसको हम कहते हैं नालसा राष्ट्रीय स्तर पर जब बना हुआ तो उसको कहते हैं नालसा। 39A में जब बात विधिक निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की बात जब की गई, तो उसके तहत ही 1995 में संसद ने एक कानून बनाया। और कानून क्या बनाया कि नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यह पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इन बातों को देखने वाला था कि किन किन व्यक्तियों का राष्ट्रीय जो निःशुल्क विधिक कार्यवाही जो की जाती है उसको कैसे देखा जाए, कैसे हैंडल किया जाए। इसका जो संरक्षक होता है नालसा का, यह सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो होता है। ध्यान रखिएगा कि नालसा का जो चेयरमैन संरक्षक होता है, जो मेन होता है संरक्षक, तो वो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। इसका जो चेयरपर्सन होता है या चेयरमैन जो होता है वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जस्ट बाद का जो सबसे सीनियर जज होता है वो इसका चेयरमैन होता है। और ये नालसा ही नहीं, नालसा नेशनल स्तर पर बनी, इसी के अकॉर्डिंग हमने फिर सालसा बनाया स्टेट स्तर पर, और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर इसको हमने डालसा बनाया। तो यह ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, स्टेट स्तर पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, और नेशनल स्तर पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना की गई, यही देखने के लिए कि 39A जो है, ए की जो पूर्ति करनी थी वह किस माध्यम से किया जाए। ये हमारा 39 की बात हो गई। मैं फिर आता हूँ 39B और C को लेकर। अभी मैं जिक्र कर रहा था कि 39B और C को लेकर आखिर में क्या भ्रांतियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। 39B और C, आपको ध्यान होगा कि जब एक ऐसा हुआ कि एक इसमें 39A भी जोड़ा गया था। और 39A क्या था, आप याद करें कि पिछले क्लास में मैंने जब जिक्र किया था कि जैसे आप एक केस सुना होगा उस समय, चंपक्कम राजम दोरई का केस था। ये मद्रास की एक लड़की थी, और उस लड़की ने क्या किया कि उसका एडमिशन, चूँकि मद्रास में उस समय एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आया जो सांप्रदायिक था, उसमें जाति के आधार पर स्टेट अपने हिसाब से एडमिशन ले रहा था कि नहीं ले रहा था, कई बातें उसमें क्लियर थी कि नहीं वो आरक्षण दे रहा था सभी स्तर पर। लेकिन उसी कारण उस लड़की का एडमिशन नहीं हो पाया, उसने केस कर दिया। केस जब किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो गलत है, उसको तो ऐसा होना चाहिए, उसको एडमिशन मिलना चाहिए। इसका लोग केस लड़की जीत गई, और जैसे केस जीती वैसे ही उन्हें फर्स्ट संशोधन हुआ
संशोधन हुआ किसमें, संविधान में 1951 में। और 1951 में संशोधन करके तुरंत 39 के जगह 39A को करने के लिए उस समय आप याद करिए 31A जोड़ा गया था, 31A जोड़ा गया था। और उसमें एक चीज़ बात कही गई थी कि एक उसमें नवीं अनुसूची की बात कही गई थी कि नवीं अनुसूची का जिसमें कि ऐसे कुछ कानून डाल दिए जाएंगे कि जो न्यायपालिका के क्षेत्र से अलग हो, न्यायपालिका उस पर विचार नहीं कर सकती है। तो उस समय जब इसको बी और सी की जो दिक्कत हमारे साथ बी और सी की जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि मैं अभी बताया आपको कि 39B और 39C में क्या था, पूरी तरह यह भौतिक संसाधन और आर्थिक समानता को लेकर बात कही गई है कि भौतिक संसाधन और आर्थिक समानता को लेकर बात कही गई है। मतलब कि कहीं भी आर्थिक रूप से संकेंद्रण न हो पाए। अब समस्या यह था कि जब उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो आपको याद होगा, ध्यान रखिए इसको, कि सामंतशाही व्यवस्था हमारे यहाँ पहले थी और सामंतवादी व्यवस्था में एक एक कृषक के पास कई कई हजार एकड़ ज़मीनें हुआ करती थी। अब वो उनका, चूँकि शुरुआत में आपको ध्यान होगा कि मौलिक अधिकार के रूप में था, यह मौलिक संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में था। और मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार होने का कारण था कि जिसके पास जो ज़मीन जायदाद थी उनका मौलिक अधिकार था, तो उसको कोई सरकार लेने से पहले बहुत घबराती थी, कैसे लें, क्योंकि तुरंत न्यायपालिका के पास चला जाएगा। अब वो समस्या तो थी। अब उनके भारत में चूँकि जब हम डीपीएसपी की बात, राज्य को सकारात्मक निर्देश दिया जा रहा है कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, और उसके पास पावर नहीं है क्योंकि ये बी और सी आर्थिक संकेंद्रण को रोकने का काम करती हैं। तो इसमें एक मुद्दा बना कि भैया इसमें क्या किया जाए फिर आखिर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने चरपक्कम दोराई राजन के केस में कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपेक्षाकृत डीपीएसपी के। इसके मतलब 51 में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसने प्रूव कर दिया कि नहीं भाई, लड़ाई झगड़ा की बात छोड़ो, क्या करना है कि फंडामेंटल राइट्स इज बेटर देन या मोर पावरफुल देन डीपीएसपी, कि मतलब वो ज़्यादा पावरफुल है, उसको आप कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या किया उस समय इंदिरा जी ने क्या किया, 1971 में एक संशोधन किया संविधान में, 25वां संशोधन। और 25वां संशोधन जब किया तो 25वां संशोधन करने के बाद उन्होंने क्या किया कि 31C जोड़ा। और 31C जब जोड़ा तो उन्होंने कहा कि 31C जोड़ने का मतलब ये है, क्या किया उन्होंने कहा कि ये जो 39C है, 39C जो बी और सी है, उन्होंने कहा कि पूरा ये फार जो है, मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है, इस पर बी और सी को लागू किया जा सकता है। और बी और सी को लागू करते समय यह फार का अनुच्छेद 14 और 19 के ऊपर इसको प्राथमिकता 39B और सी को दिया जा सकता है कि इसको मजबूत बनाया। अब समस्या क्या हुआ कि अब फिर इसमें दिक्कत और 1971 के बाद 42वें संविधान संशोधन में तो पूरे एफआर पर 39B और सी को प्रबल माना गया। नहीं, पूरे एफआर का मतलब पूरे फंडामेंटल राइट्स में किसी फंडामेंटल राइट्स को हम लोग कम कर सकते हैं अनुच्छेद 39B और सी को महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए। लेकिन 1980 में मिनर्वा मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा कि भैया बहुत लड़ाई झगड़ा कर लिए, कौन बड़ा कौन छोटा, इस विवाद को समाप्त करते हैं। और क्या करते हैं, कहता है कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स यानी मतलब एफआर और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये पहले तो विवाद समाप्त कर देना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस विवाद से निकलने के लिए यह मिनर्वा मिल्स केस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के मध्य विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। चूँकि विवाद आने वाला था, मैंने इसलिए 39B और सी में ही इस विवाद का जिक्र कर लिया। उससे हालांकि इसका उत्तर मुझे पूरे टोटल अध्याय के लास्ट में देना चाहिए था कि दोनों में बड़ा छोटा कौन है। लेकिन समझिए इसको कि बड़े छोटे की लड़ाई नहीं करना है, हमें यहाँ पर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि डीपीएसपी भी राज्य को एक सकारात्मक निर्देश देता है और फंडामेंटल राइट्स व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो
फंडामेंटल राइट्स चूँकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए व्यक्ति अपने ऊपर लेता है, और राज्य की कार्यवाही में ये डीपीएसपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने तय कर दिया है कि दोनों में कोई बड़ा छोटा नहीं है, बल्कि समय के साथ में आवश्यकता पड़ने पर इन दोनों को एक साथ रखकर देखा जा सकता है। आइए अब बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। अनुच्छेद 40 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 40 में यहाँ से एक और बात होती है कि भारत के संविधान पर क्या किसी दर्शन का प्रभाव है कि नहीं है। कई बार बात करते हैं हम लोग तो फिर लगता है कि कोई ऐसा स्पेशल दर्शन हमारे संविधान पर तो नहीं है, लेकिन गांधी जी की कुछ बातों का जिक्र जो है इसी डीपीएसपी के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा। कुछ समाजवादी व्यवस्था का जिक्र जो है वो भी मिलेगा, जो अभी हम बात कर रहे थे, आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रण न हो, आर्थिक असमानता न हो, ये जो विचार हैं यह समाजवाद के विचार हैं। समाजवाद क्या कहता है? सामूहिक स्वामित्व की बात करता है। समाजवाद क्या करता है? आर्थिक संकेंद्रण के खिलाफ में रहता है कि किसी एक व्यक्ति के पास आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं हो, बल्कि उसका स्वामित्व हो और राज्य के पास हो, राज्य अपने अधीन रखे, सामूहिक रूप से हो। तो हमारे संविधान पर, हमारे डीपीएसपी पर कई विचारधाराओं के प्रभाव दिखते हैं। गांधीयन फिलॉसफी का पहला अनुच्छेद 40 है कि जब गांधी जी कहते हैं कि ग्राम पंचायतों के गठन के लिए या ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देने के लिए राज्य काम करेगा। क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। अब आप ग्राम पंचायत की जब बात करिए तो आप देखेंगे कि गांधी जी शुरुआत से ही ये ग्राम स्वराज की बात करते हैं। ये ग्राम पंचायत की बात नहीं करते, बल्कि ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं। ये गाँव में भी स्वराज की बात करते हैं, और ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों के शुरू से हिमायती रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से गांधी जी गांव को लेकर ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और गांव ग्राम पंचायत का गठन, उसको बढ़ावा देने की बात निश्चित रूप से गांधी जी के दर्शन से यह हमारे संविधान में लिया गया है। तो यह अनुच्छेद 40 की बात कर लिया। 41 कहता है कि सभी काम शिक्षा, लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। क्या क्या करेगा? राज्य। क्या मतलब जितनी बातें हम कर रहे हैं वो सब राज्य करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर मैं जो बात बोल रहा हूँ तो कौन कराएगा? क्योंकि सब क्या है? राज्यों को निर्देश है, हम लोगों को नहीं है, बल्कि क्या है? सभी काम, शिक्षा, लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। हर काम राज्य देख सकता है, लोक सहायता की बात कर सकता है, शिक्षा की बात कर सकता है। यह राज्य अपने नीतियों में सभी व्यक्तियों को लेकर काम करेगा। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 42 की बात किया जाए, 42 क्या कहता है? कि कहता है केवल लोक, ऐसा नहीं कि मतलब कि बस केवल ये क्या करेगा, लोक सहायता करेगा। तो लोक सहायता किसके लिए करेगा? इसको मैं और 41 को एक बार क्लियर कर दूं आपको कि 41 में कहता है कि लोक सहायता। तो लोक सहायता किसको करेगा? ऐसा नहीं है कि मतलब कि ऐसे कर दिया कि लोक सहायता कोई सामान, लोक सहायता किसका करेगा? एक तो करेगा बुजुर्ग का, दूसरा क्या होगा इसमें? बीमार, असक्षम, और पीएच, फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो भी उसको हम लोग दिव्यांग शब्द यूज करते हैं। इन 4 लोगों की लोक सहायता के लिए राज्य अलग से भी कोई प्रावधान कर सकता है। डीपीएसपी में बड़ा स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 41 कहता है। लेकिन इतना ही नहीं कहता है, सिर्फ कहता है कि लोग, इसको 42 के साथ जोड़कर देखा जाए तो क्या कहेगा कि जो लोक सहायता है वो मानवोचित दशा। ऐसा क्या है कि ऐसा नहीं कि बस अगर हम कहें कि आप कर दिया तो उसके लिए भी एक अच्छी स्थिति उत्पन्न करेगा। मानवोचित मतलब मानव के सम्मान के साथ स्थिति उत्पन्न करेगा, और उसके साथ में ये लोक सहायता करेगा। क्या इसका नाम है? मानवोचित दशा भी उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा। साथ में एक चीज़ और इसमें साथ में है कि प्रसूति सहायता। प्रसूति क्या होता है? प्रसूति सहायता के लिए भी राज्य कानून बनाएगा कि जितने भी आप देखेंगे कि जो महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलता है, प्रसूति संबंधित जो अवकाश मिलता है, वो सारी जो अवकाश राज्य के कानून में शामिल है वो सब डीपीएसपी के तहत शामिल किया गया है।
कि उस समय इन महिलाओं को सहायता करेगा, वो भी क्या मानवोचित दशा उपलब्ध कराएगा। ऐसा नहीं कि उसे उनको छोड़ देगा, आवश्यकता पड़ने पे उनके लिए राज्य खड़ा होगा, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था करेगा। मतलब कि प्रसूति सहायता के रूप में वह राज्य किसी न किसी माध्यम से कानून बनाने का काम जरूर करेगा। ADPSP के अनुच्छेद 42 में इस बात का बखूबी जिक्र है। बात करते हैं हम सीधे अनुच्छेद 43 का। यह भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जरा देखिए इसमें क्या है। जीवन निर्वाह योग्य वेतन, इसमें क्या है कि जीवन निर्वाह योग्य वेतन की बात करता है कि ऐसा नहीं है कि राज्य क्या करेगा कि जो व्यक्तियों से काम ले या जो व्यक्तियों को काम दिया जा रहा है उसको तय करे कि उसको वो वेतन प्राप्त हो कि जिससे कम से कम उस व्यक्ति का जीवन सम्मानपूर्वक की स्थिति में मानवोचित दशा में उसको जीवन निर्वाह कर सके, उसके लिए कम से कम उसको दिक्कत ना हो। तो अनुच्छेद 43 जीवन निर्वाह के योग्य वेतन की बात करता है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, 43 के साथ में 43A भी है। फिर मैंने वही बात कहा कि जहाँ पर ये आए इसका मतलब तय है कि ये जो आएगा तब इसका मतलब क्लियर है कि यह जोड़ा गया है बाद के संविधान संशोधन में, शुरुआत में नहीं था। यहाँ पर A और B दो अनुच्छेद होंगे, दोनों के मैं बारे में बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या है। उद्योगों के प्रबंधन, उद्योगों के प्रबंधन में राज्य भाग लेगा। कैसे लेगा कि इसे मान लीजिए कोई उद्योग होगा, प्रबंधन का से क्या हुआ कि जब आप देखेंगे, आप सुने होंगे कि यूनियन होता है, कर्मचारियों की यूनियन होते हैं, उद्योगों में मजदूरों की यूनियन होते हैं, तो उन उद्योगों के जो यूनियंस हैं उसमें राज्य भी भाग लेगा। कैसे लेगा, उनका समय समय पर चुनाव कराएगा, उनके लीडर को चुनेगा, उनकी बातों को सुनेगा, राज्य तक उनकी बातें पहुंचेंगी और राज्य उनके माध्यम से अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। उद्योगों के प्रबंधन से संबंधित काम भी 43A में बात DPSP के माध्यम से राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है। इसमें एक और चीज़ है 43B की बात कर लिया जाए। 43B का मतलब कि यह सरकारी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं की स्थापना की बात करता है, बढ़ावा देने की बात करता है। सहकारी संस्था आप देखे होंगे गाँवों में क्या होता है, सहकारी बैंक है, सहकारी संस्थाएं हैं, तो जो संस्थाएं हैं तो इन सभी को बढ़ावा देने की बात 43B कहता है। और यह 2012 में जोड़ा गया, 2012 में संविधान में 2012 के 97वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, 97 से। तो यह सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने की बात 43B करता है। अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। फिर तो जब हम अनुच्छेद 44 की बात कर रहे हैं, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, तो हमें समान नागरिक संहिता को समझना होगा। इसका मतलब क्या होगा कि पूरे भारत में व्यक्तियों के साथ एक समान कानून। खैर हमारे संविधान में ऐसी बातें की गई हैं, चाहे किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, इन बातों का जिक्र है। लगभग 98%, लगभग 98% जो कानून है वो लगभग सभी के लिए एक बराबर है। 2% की अगर मैं जिक्र करूं तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय में, अगर इसको देखा जाए कि सिर्फ अगर देखा जाए कि मुस्लिम समुदाय में क्या है, विवाह को लेकर, तलाक को लेकर और संपत्ति को लेकर थोड़ा सा विवाद है, थोड़ा सा चेंज है। इसी को लेकर बार बार बात होती है कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाए ताकि ये भी विवाद समाप्त हो जाए। ये भी विवाद की जो बात है। एक और इसमें था गोद लेने की जो प्रथा है उसको लेकर भी ये बातें हैं कि यह अलग है, थोड़ा सा अन्य लोगों से अलग है मुस्लिम में। तो इसी को लेकर बार बार विवाद होता है कि भाई समान नागरिक संहिता लागू कर दिया जाए, ये विवाह का, तलाक का, गोद लेने का, इनकी संपत्ति का, इसको भी समाप्त कर दिया जाए। बल्कि क्या किया जाए, सब एक यूनिफॉर्म में हो जाए, सब एक नियम में हो, संविधान के नियम में हो। विवाह भी अगर वो करें तो एक ही विवाह करें, तलाक करें तो संविधान के नियमों से करें। ऐसा नहीं कि कोई भी तलाक की बात कर लें, ऐसे 3 बार तलाक बोल दें और ऐसा मामला उनकी शादी टूट जाए। इसको लेकर कुछ बातें, केसेस भी हुआ। अब अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, पिछले मैंने किसी वीडियो में इसका जिक्र किया था, उसका शाहबानो केस का मैंने जिक्र किया था।
साहबानो केस को लेकर समान नागरिक संहिता की तरफ हम लोग बढ़े, मुस्लिम समुदाय में भी लेकर बढ़े। कैसे क्या हुआ उसमें कि साहबानो एक लगभग 68 साल की महिला थी साहबानो, और जो साहबानो थी इनके पति जो थे, इनके पति थे मोहम्मद अहमद खान, ये वकील थे। इन्होंने क्या किया, इनको तलाक दे दिया। जब इन्होंने तलाक दे दिया तो क्या हुआ कि साहबानों को भरण पोषण भत्ता के रूप में, इन लोगों में मुसलमानों में एक शब्द है, उसको कहा जाता है, शायद उसका जो शब्द है उसको कहा जाता है इद्दत अवधि मतलब ये लगभग 30 से 90 दिन का होता है, मतलब कि 1 महीना से 3 महीने तक का होता है। तो ये इद्दत जो अवधि होता है उसी अवधि तक केवल भरण पोषण भत्ता वो जो भी तलाक देता है पुरुष उसको देने का उसमें अधिकार है, उसके बाद वो नहीं मिलता है। अब चूँकि साहबानो जो थी इनकी उम्र 68 साल हो गई थी, इनके 5 बेटे थे। अब यह समस्या ये थी कि अगर इनको जब अहमद खान साहब दे दिए, खुद बड़े अच्छे वकील थे, उन्होंने जब तलाक दे दिया तो प्रश्न उठा कि इनका भरण पोषण कैसे होगा, बच्चे सब अलग थे, इनका भरण पोषण कैसे होगा। इन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। जब केस किया तो केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, यह भरण पोषण भत्ता जो है वो ताउम्र पूरी ज़िंदगी इनको देनी होगी, पूरी ज़िंदगी देनी होगी। यह 1985 में यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि पूरी ताउम्र इनको भत्ता दिया जाएगा। और यह केस जीतने के बाद, इसका मतलब केस क्या हुआ, जीतने का मतलब क्या हुआ कि यह कदम था समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ने का, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी एक कदम था। अब इस चीज़ को लेकर 1986 में संसद ने एक कानून बनाया, और कानून बनाया कि मुस्लिम महिला भरण पोषण भत्ता एक्ट करके उन्होंने कहा, और कहा कि नहीं भैया हम सुप्रीम कोर्ट के कानून को नहीं मानते, बल्कि उसमें भरण को लेकर एक नया कानून बनाया कि इतने दिन तक ऐसे दिया जा सकता है। अब उसके बाद उसमें क्या किया फिर उन्होंने कि फिर उसके खिलाफ साहबानों के जो वकील साहब थे वह उस संसद के द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फिर चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2003 में डिसीजन दिया, और 2003 में जब डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि नहीं, इनको तब तक भत्ता मिलना चाहिए मुस्लिम महिलाओं को जब तक इनकी शादी ना हो जाए, तब तक इनको भत्ता देने का अधिकार इनको दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब कि यह सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से समान नागरिक संहिता की ओर हम बढ़ रहे थे। और सबसे ज़बरदस्त जो इसको लेकर जो विवाद आया अभी 2017 में 22 अगस्त, अगर आपको याद होगा 22 अगस्त 2017 में केस आया सायरा बानो केस और सायरा बानो वर्सेज इंडिया मतलब यूनियन ऑफ इंडिया का जो, तो यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के मुद्दे को पूरी तरह रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। यहाँ को लेकर क्योंकि तलाक वाला एक मुद्दा था, यहाँ पर विवाह वाला मुद्दा था तो भत्ता मिलने लगा था, तलाक का मुद्दा था तो इन्होंने 2017 में सायरा बानो केस में पूरी तरह रद्द कर दिया। अब कहा कि भैया ये तो मामला क्लियर है, इसका मतलब अब धीरे से यह समान नागरिक संहिता की तरफ हम पूरी तरह बढ़ चुके थे। हालांकि 3 तलाक को लेकर बड़ा विवाद है। तलाक भी इनके यहाँ 3 तरीके के तलाक होती हैं। तलाक के लिए इन्होंने कहा कि हसन, अहसन और बिद्दत 3 तलाक होता है। हसन अहसन को नहीं, जो बिद्दत तलाक होता है बड़ा खतरनाक होता है। वो चलते हुए किसी को, मान लीजिए कि आप मार्केट गए हैं और आपकी पत्नी, कोई मुसलमान व्यक्ति है, उसकी पत्नी किसी व्यक्ति के साथ घूमते हुए नजर आ गई और रास्ते में देख लिया, उसने मोबाइल पे मैसेज कर दिया तलाक तलाक तलाक, शादी टूट गया, तो मजाक बना लिया। तो ये तलाक जो बिद्दत तलाक है इसी तरह का तलाक था। तो इस तलाक के जो रद्द हुआ, इसमें उन्होंने कहा कि पूरी तरह तलाक 3 बार बोलने की स्थिति को समाप्त कर देते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है जो हिंदू की शादियों में होती है, तलाक का पैटर्न, उसी पैटर्न पे तलाक दे सकते हैं। वैसे 3 बार बोलने से तलाक नहीं माना जाएगा। यह सिविल समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ने का एक बहुत बड़ा कदम था। यह अनुच्छेद 44 का था। अब आइए अनुच्छेद 45 की बात कर लिया जाए। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम के बच्चों
को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की वह व्यवस्था राज्य उपलब्ध कराएगा। राज्य ऐसा भूमिका बनाएगा कि जो 0 से 6 साल मतलब 6 साल के पहले के बच्चों को एक पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का वातावरण राज्य तैयार करेगा। अनुच्छेद 45 इसकी बात करता है। अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। 46 की बात करते देखते हैं अनुच्छेद 46 क्या कहता है। अनुच्छेद 46 कहता है कि ये तो हमने कहा कि 6 वर्ष से कम वाली की बात कहा, फिर कहा कि अनुच्छेद 46 कहता है कि एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी और दुर्बल वर्ग में सभी लोग इनको लेकर राज्य क्या करेगा, इनकी शिक्षा को लेकर और इनके आय में वृद्धि करने को लेकर कानून बनाने का काम राज्य करेगा। इनके लिए विशेष सुविधाएं देने का काम राज्य कर सकता है। यह अनुच्छेद 46 राज्य को यह निर्देश देता है। अनुच्छेद 47 की बात कर लिया जाए, चूँकि शायद इसमें बड़ी आराम से केवल जो मुद्दा था 39 में था, मैंने जिक्र कर लिया। 47 में क्या कहा जाए, 47 में कहता है कि लोगों को, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, प्राथमिक कर्तव्य राज्य का क्या होगा, ये डिफाइन करता है कि प्राथमिक कर्तव्य क्या होगा। और प्राथमिक कर्तव्य क्या होगा इसमें राज्य का, कि यह जीवन का स्तर, 3 चीज़ें रखा कि जीवन स्तर, शिक्षा, 3 चीज़ कि जीवन स्तर, पोषण और स्वास्थ्य की बात, यह राज्य क्या करेगा, 3 चीज़ों को बढ़ावा देगा। यह 3 जो बातें हैं यह प्राथमिक कर्तव्य होगा राज्य का, ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा। पहला काम करेगा राज्य, क्या करेगा 47 में, कि व्यक्तियों के जीवन स्तर, व्यक्तियों को पोषण को लेकर, व्यक्तियों को स्वास्थ्य को लेकर यह काम करेगा। और इसी साथ में एक और कहा कि यह मादक पदार्थ का मतलब जो पेय पदार्थ हो गया, जैसे आप शराब हुआ, नशे से संबंधित जो भी बातें हैं उनको लेकर प्रतिबंधित करने का भी अधिकार राज्य को दिया गया। कहा कि उसको पर ध्यान रखकर राज्य ऐसे कानून का निर्माण करेगा। यह अनुच्छेद 47 की बात थी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 की। 48 क्या कहता है, अनुच्छेद 48 जो है वो कहता है, अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि पशुपालन में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए ना कितनी बढ़िया बात है कि कृषि और पशुपालन कि डीपीएसपी भी कहता है कि कम से कम जो सोच हमारी है वो परंपरागत रूप से हटनी चाहिए। दकियानुसी सोचों से ऊपर उभर कर हम आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कृषि में, पशुपालन में हम उसका प्रयोग करेंगे। यह हमारे डीपीएसपी के अनुच्छेद 48 साफ कहता है। और साथ इतना नहीं कहता है कि पशुओं, साथ में कहता है कि पशुओं, विशेष तौर से गाय के वध को प्रतिबंधित करेगा राज्य। अब आप देखेंगे जो बीफ की बात होती है, गाय के मांस की बात होती है, लेकिन अक्सर बवाल होता है, तो यह राज्य को निर्देश दिया गया है, राज्य इस पर कानून बना सकता है। राज्य न बनाए तो राज्य की गलती है, क्योंकि शुरुआत में ही बात कह दी गई है कि राज्य पशुओं के वध को लेकर, गाय के मांस को लेकर, गाय के वध को लेकर राज्य कानून बनाकर उसको प्रतिषेध कर सकता है, उसको रोक सकता है। ये अनुच्छेद 48 में इस बातों का जिक्र किया गया है। अब मैं अनुच्छेद 49 की बात किया जाए कि अनुच्छेद 49 में क्या है। अनुच्छेद 49 कहता है, एक साथ इसमें 48 में एक और ऐड है, 48A की बात कर लिया जाए कि 48A क्या कहता है। 48A का आते ही समझ में, दिमाग में आ गया हम लोगों को कि क्या होगा यह भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था संविधान में। और इसमें क्या बातें कही गई थी, इसमें कहा गया था कि पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों को लेकर उसकी रक्षा करने का भी काम राज्य करेगा। पर्यावरण का संरक्षण करेगा और वन्य जीवों को रक्षा को लेकर कानून बनाने का काम भी राज्य करेगा या कर सकता है। यह संविधान उसको निर्देश देता है, उसको नीतियों को बनाते समय ध्यान रखने के लिए। अब 49 की बात कर लिया जाए, 49 में क्या है। अनुच्छेद 49 की बात अगर किया जाए तो अनुच्छेद 49 जो है वो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों,
राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों का संरक्षण करने का दायित्व भी राज्य को सौंपता है। राष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय महत्व के स्थान, स्मारक आदि ऐसे चीज़ों का संरक्षण करने का जो काम है वह राज्य करेगा, और राज्य ऐसी पॉलिसीज बनाकर इन स्थानों को संरक्षण के लिए कुछ अब कोई भी उपबंध कर सकता है, कोई कानून बनाने का काम राज्य कर सकता है। यह अनुच्छेद 49 कहता है। अब आते हैं अनुच्छेद 50 के तहत कि 50 क्या कहता है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 जो है वो कहता है कि राज्य ध्यान रखेगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हो। पृथक्करण का मतलब दोनों कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का सम्मिश्रण न हो जाए। इसको समझिए कैसे कि जब चूँकि भारत आज़ाद हुआ तो उसके पहले जो अधिकारी हुआ करते थे, जो इस तरह के लोग प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, उनके पास न्यायपालिका की भी शक्तियाँ हुआ करती थी, कार्यपालिका की भी हुआ करती थी। हालांकि ये शक्तियाँ आज भी हमारे यहाँ हैं, लेकिन उन अर्थों में नहीं है जिन अर्थों की बात डीपीएसपी करता है। अब कैसे होगा? अब जैसे जिले के अधिकारी को डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। अब देखिए उसके पास कार्यपालिका की शक्तियाँ तो ऑलरेडी हैं, प्लस वो मजिस्ट्रेट भी है, उसके पास न्यायपालिका की भी शक्तियाँ हैं। तो डीपीएसपी के माध्यम से अनुच्छेद 50 कहा कि राज्य को कि राज्य भरसक प्रयास करेगा कि एक ही व्यक्ति में दोनों शक्तियों को अगर सम्मिश्रण कर देंगे तो व्यक्ति निरंकुश की तरह व्यवहार करने लगेगा, उससे राज्य को बचना चाहिए। इन सब बातों का जिक्र भी अनुच्छेद 50 में किया गया है। अंतिम अनुच्छेद इसका है 51, और ये पूरी तरह विदेश नीति से लेकर है, विदेश नीति से संबंधित है कि 51 जो है वो क्या करेगा, ये विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाया गया। लिखा है इसमें कि 51 में क्या है कि 51 में है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर राज्य क्या क्या करेगा। उसमें क्या करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। राष्ट्रों के बीच में, दूसरा क्या है इसमें कि राष्ट्रों के बीच में जो संधियां हैं, न्यायपूर्ण और समानतापूर्ण जो बातें की गई है उसका ध्यान रखिएगा। तीसरी बात इसमें कही गई है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि और जो उनका व्यवहार है उसमें तालमेल बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति आदर करने की बात राज्य करेगा। और सबसे अंतिम बात तो इसमें दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से हो, राज्य भरसक इन बातों का प्रयास करेगा। यही पूरे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इन सब बातों का जिक्र संविधान में किया गया है। अब आप इसको अगर आप पूरे इसके अनुच्छेदों को समझे तो हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि ये सारी बातें व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है। राज्य को ये निर्देशित किया गया है कि व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियम और कानूनों में इनको स्थान दिया जाए ताकि उस व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, व्यक्ति को आय की असमानता से बच सके, आय की संकेंद्रण से रोका जा सके, स्टेट हमेशा कल्याणकारी कार्यों को करे। इन सभी चीज़ों का जिक्र डीपीएसपी के व्यापक अनुच्छेदों में संविधान ने किया है। अब जो मैंने इसके पहले जिक्र किया था कि जो लड़ाई है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ध्यान रखिएगा लड़ाई में कहीं भी किसी को छोटा और बड़ा नहीं हमें प्रूफ करना है। ध्यान बस इतना रखना है कि यह हमें ध्यान रखना होगा कि जो डीपीएसपी है यह सकारात्मक है, राज्यों को एक माहौल देता है कि आप कुछ अच्छा काम करने के लिए उत्सुक हों। फंडामेंटल राइट्स है यह राज्यों के लिए नकारात्मक है क्योंकि वो व्यक्तियों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकता है, व्यक्तियों के अधिकारों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, कोई उसमें काम नहीं कर सकता है। यह हमें इसमें ध्यान रखना होगा। और कि वाद्य योग्य है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, कोई दिक्कत होने पे आप न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं, वाद्य योग्य है। डीपीएसपी या वाद्य योग्य नहीं है। इन्हीं कुछ और अंतरों को लेकर जब इसको पढ़िएगा, इसको समझिएगा तो निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हमारे संविधान का है। अगला जो अध्याय हमारा होगा बहुत छोटा सा अध्याय है, उसका है मूल कर्तव्य। देखने में मूल कर्तव्य हमारे संविधान में मात्र 11 हैं, लेकिन उनका महत्व क्या है उसके नए वाले जब हम अगला वीडियो बनाएंगे उसमें मैं उसका जिक्र करूंगा कि मौलिक अधिकार के बाद मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को हम कैसे एक ट्रायंगल में मिलाकर देख सकते हैं।
तीनों का उद्देश्य क्या होगा? व्यक्तियों के विकास, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखना, राज्य को कल्याणकारी राज्य की ओर अग्रसर करना और व्यक्तियों के अधिकारों की संरक्षण करना। तीनों के लिंक को मिलकर हम जब देखेंगे तो हमें समझ पाएंगे कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान में कितना महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कोशिश करिए इसमें कि जो भी दिक्कतें आपको आती हों या आ रही हों, कमेंट ज़रूर करिए, ताकि कमेंट के माध्यम से मैं नेक्स्ट वीडियो में उन समस्याओं का समाधान कर पाऊँ। बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद।